अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के साइकियाट्री लेक्चर में हम एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करने लगे हैं, जो कि क्लस्टर सी को बिलॉन्ग करता है। इट इज़ कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या ओसीपीडी। पहले हम एक सैंपल केस देख लेते हैं ताकि हम फिर डिस्कशन को शुरू करें। सो मिस्टर एफ, a 40-year-old accountant, is described by co-workers as rigid and controlling. Mr. F insists करते हैं कि task should be done his way and he spends hours checking minor details and struggles to delegate his task to other people. वो चाहते हैं कि हर चीज़ वो खुद ही करें ताकि एक सेंस ऑफ कंट्रोल इनका रहे और दूसरों को वो ट्रस्ट नहीं करते उस काम को सही करने पे। घर में he makes strict rules and schedules for his family and he becomes very upset when routines are not followed. He also has trouble discarding old items, even broken ones, and often sacrifices leisure activities to focus on work. सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको 3 क्लस्टर्स में क्लासिकली डिवाइड किया जाता है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। क्लस्टर सी की एक थीम जो है वो ये है कि ये पर्सनैलिटीज़ जो होते हैं ये एंग्शियस होते हैं और फ़ियरफुल होते हैं एट द वेरी कोर। और इसके अंदर ओसीपीडी, डिपेंडेंट और अवॉइडेंट पर्सनैलिटीज़ शामिल होती हैं। इस वीडियो का मौजू है obsessive compulsive personality disorder. Now, this is characterized by a preoccupation with orderliness, inflexibility, and perfectionism and control. अगर आपने वन वर्ड याद रखना है तो आप समझेंगे ये perfectionists हैं, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये और ओसीडी एक चीज़ है और ये एग्जाम में भी एक फ्रीक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक है, तो नहीं, इट्स डिफरेंट। ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और ओसीडी इज समथिंग एल्स। इसकी डिटेल में मैं बाद में जाऊंगी, बट जस्ट नो फॉर नाउ कि ओसीडी इज समथिंग एल्स। एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो 2 to 8% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन हैव ओसीपीडी। ज़्यादा ये आदमियों में देखी गई है, 2:1 रेशो है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। ऑफन इट इज सीन इन हाई अचीविंग रिजिड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स। अच्छा जी, कोर फीचर्स, परफेक्शनिज्म दैट इंटरफेयर्स विद टास्क कंप्लीशन। देखिए, परफेक्शनिज्म वैसे तो सरफेस वैल्यू पे अगर आप देखें तो ये तो अच्छी बात है ना, आप चीज़ों को परफेक्टली कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इतना ज़्यादा बारीकी में घुसते हैं, इतना ज़्यादा परफेक्ट चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि दे लूज़ सेंस ऑफ व्हाट वाज़ देयर मेन गोल, दे लूज़ सेंस ऑफ टाइम, दे लूज़ सेंस ऑफ अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ इन देयर लाइफ। और उस टास्क के भी एक ख़ास हिस्से को लेके बैठे रहते हैं। तो ऑफ़ कोर्स ये बात फिर काउंटर प्रोडक्टिव होती है ना आपकी प्रोडक्टिविटी में। अगर आप भूल गए हैं कि आपने एक असाइनमेंट को अगले दिन जमा कराना है और आप उसके एक पैराग्राफ को ही 10 दफ़ा ठीक कर रहे हैं, एक मिसाल दे रही हूँ, तो टास्क तो ना अचीव हुआ। बेशक आप जितने मर्ज़ी परफेक्ट हैं, आपका पैराग्राफ जितना मर्ज़ी परफेक्ट लिखा गया, लेकिन आपने अपना गोल नहीं अचीव किया। तो ये इस हद तक परफेक्शनिज़्म होता है कि आपके टास्क कंप्लीट होने में एक हिंड्रेंस बन जाता है। फिर ये कि एक्सेसिव डिवोशन टू वर्क होती है एट एक्सपेंस ऑफ लीजर। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, एक बैलेंस नहीं वो रख पाते। फिर ये कि रिजिड रूल होते हैं, लिस्ट्स और स्केड्यूल्स की एक भरमार होती है और उसको फॉलो करना होता है, नहीं तो फिर इनको एंग्जायटी होती है। फिर ये कि इनको लगता है कि हर चीज़ यही ठीक कर सकते हैं, तो ये दूसरों को टास्क डेलीगेट भी नहीं कर पाते आसानी से, उनको मुश्किल होती है। वो चाहते हैं कि हर चीज़ वो खुद करें ताकि वो चीज़ सही हो, एरर फ्री हो। और उनको लगता है कि कोई और करेगा तो एग्ज़ैक्टली उनका मेथड फ़ॉलो नहीं करेगा या एग्ज़ैक्टली वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। वैसे बज़ाहिर इनको कोई और ऑब्ज़र्व करे तो ये स्टिफ़ और स्ट्रिक्ट और सीरियस और फ़ॉर्मल किस्म के लोग होते हैं जो इतना इमोशन नहीं डिस्प्ले करते, इनका कंस्ट्रिक्टेड अफ़ेक्ट होता है। अदर ट्रेड्स में ये है कि कभी-कभी इनको कंजूस समझा जा सकता है कि जी वो अपने मटेरियल पोज़ेशंस को गिव अप नहीं करते आसानी से। टूटी-फूटी चीज़ें भी होंगी, उनको किसी न किसी रीज़न को बना के तो उसको स्टोर करते जाएँगे। उनको गिव अप करना उनके लिए आसान काम नहीं होता। अदर फीचर्स ये हैं कि ये इंडिसाइसिव होते हैं, डिस्फोनिया, एंगर, सोशल इन्हिबिशन एंड डिफिकल्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। ज़ाहिर है इस तरह की पर्सनैलिटी के साथ रहना भी मुश्किल काम है, बहुत ही स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप होगा ये। डीएसएम-5 की अगर हम बात करें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न होता है ऑर्डरलीनेस, परफेक्शनिज़्म और कंट्रोल का। ये 8 पॉइंट्स हैं जिनमें से 4 या 4 से ज़्यादा होंगे तो डायग्नोसिस जो है वो ओसीपीडी की तरफ जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अच्छा जी, अब इसमें डिफरेंशियल्स कुछ इंपॉर्टेंट आपको कंसीडर करने चाहिए। नंबर 1 ओसीडी है। देखिए, ओसीडी जो होता है ना वो एक थॉट और बिहेवियर का एक पैटर्न होता है, ऑब्सेशंस होते हैं और कंपल्शंस होते हैं और फिर वो कंपल्शंस करके थोड़ा-सा रिलीफ मिलता है, राइट? ओसीपीडी
सॉरी, ओसीडी वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि ये एबनॉर्मल है। ऑब्सेशन से भी वो डिस्टर्ब होते हैं और दे आर अवेयर कि जो ये कर रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है, हर कोई ऐसे नहीं करता है, वो ईगो डिस्टोनिक होता है। व्हेयरएज़ ओसीपीडी जो होता है एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और ये ईगो सिंटोनिक है। ईगो सिंटोनिक का मतलब ये है कि उनको लगता है कि वो बिल्कुल सही हैं, उनकी सोच में कोई मसला नहीं है एंड दे डोंट सी हाउ देयर ट्रेट्स आर रूइनिंग देयर पीस, यू नो। तो ईगो डिस्टोनिक और सिंटोनिक का फ़र्क बहुत इम्पोर्टेंट है। अमंग अदर थिंग्स, लेकिन ये एक मेन फीचर है। फिर आता है जी अवॉइडेंट पर्सनैलिटी। अच्छा, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी भी रिजिड बट मोटिवेटेड होता है, दे फियर क्रिटिसिज्म, बाय फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, राइट? वो इसलिए इतना ज़्यादा अवॉइडेंट होते हैं क्योंकि उनको क्रिटिसिज्म से डर लगता है। इनका ये केस नहीं है। ये रिजिड और मोटिवेटेड अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से होते हैं, ठीक है? सो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जो होती है, ये भी परफेक्शनिज़्म के ट्रेट शो कर सकती हैं, लेकिन वो अपनी सुपीरियॉरिटी झाड़ना चाहते हैं। अपने इट्स नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट अपनी प्रेज़ करवाना, ग्रैंडियोस इनका एक होता है माइंडसेट। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी एंड ओसीपीडी दोनों असर्टिव होते हैं। दे आर अचीवर्स, दे वांट सक्सेस, लेकिन नार्सिसिस्टिक जो होते हैं उनको स्टेटस और सक्सेस अपने ग्रैंडियोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में चाहिए होता है, व्हेयरएज़ ओसीपीडी को सिर्फ़ इसलिए चाहिए उनको वो वर्क का प्रोसेस पसंद है। सो इटियोलॉजी पे अगर बात करें तो कुछ हद तक जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन देखी गई है रिलेटेड टू एंग्ज़ायटी स्पेक्ट्रम। चाइल्डहुड जो एनवायरनमेंट है, चाइल्डहुड उनका बड़ा अगर आप हिस्ट्री लें, तो अक्सर आप देखेंगे कि इनमें पेरेंटिंग जो है ना, वो बड़ी ही कंट्रोलिंग किस्म की और स्ट्रिक्ट किस्म की हुई होती है। कल्चरल रीइन्फोर्समेंट भी हो सकती है ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑर्डरलीनेस, उसके भी कुछ असरात हो सकते हैं। क्लिनिकल कोर्स की बात करें तो ये क्रॉनिक रहता है, स्टेबल रहता है ओवर टाइम और ऑक्यूपेशनल सक्सेस हो भी सकती है, लेकिन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डेफिनिटली सफ़र करते हैं। साथ कोमॉर्बिड एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। Management again, psychotherapy is your best bet as with many personality disorders. Medications जो होती हैं वो as such इतनी indicated नहीं होती unless कोई comorbid anxiety हो, depression हो, तो फिर SSRIs can help, या बहुत सिवियर केस ऑफ रिजिडिटी और परफेक्शनिज्म में उसका रोल है, लेकिन जनरली साइकोथेरेपी जो सीबीटी है उसका रोल है इसकी मैनेजमेंट में। इसमें फ्लेक्सिबल उनको करने के लिए थोड़ा-सा काम किया जाता है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग उनकी की जाती है। Um, the trouble, one big trouble psychotherapists have to feel is they are reluctant to seek treatment because again they're very clear कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि they are proud of their meticulous processes and efforts and their work ethic। तो इस चीज़ से निकल के उनको ये शो करना कि नहीं, ये आपकी एक लाइफ में फंक्शनल इम्पेयरमेंट करा रही है, ये जो इनको आईना दिखाना होता है ना, यही असल असल महारत होती है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक चैलेंज है जो कि साइकोथेरेपिस्ट को फेस करना होता है। तो ये मैंने एक पिक्चर इसमें डाली है, जिसमें मैं ओसीपीडी और ओसीडी को कंपेयर कर रही हूँ। आप यहाँ पे वीडियो पॉज़ करके इसे गो थ्रू करें तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। ट्रीटमेंट सीबीटी, एसएसआरआईज़ फॉर कोमॉर्बिड एंग्जायटी एंड डिप्रेशन, ठीक है? वेरी ईज़ी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये एक लर्निंग एड है जो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आप इसको देख सकते हैं। So yeah, that was it for OCPD. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook, and I'll be back with more videos, inshallah. Allah Hafiz.